चलो, तो आज हम इंटरफेरेंस की कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं। इंटरफेरेंस होता क्या है वो थ्रू द कंडीशन आपको पता चलेगा। लास्ट में हम उसकी पैटर्न देखेंगे तो आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। लेसर का हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें हमें जो मिल रही थी टेस्ट लाइन, दैट इज द वन ब्राइट मिल रही थी, देन डार्क, अगेन ब्राइट, देन डार्क, अगेन ब्राइट। कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस था वो अलग अलग था। बीच में जो ब्राइट था उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम था, देन इंटेंसिटी फेड आउट हो रही थी, धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही थी। दैट्स कॉल्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न। सिमिलरली डैश फॉर्म में आपको लाइन मिलेगी, दैट्स कॉल्ड द इंटरफेरेंस पैटर्न। लास्ट में हम उसको डिस्कस भी करेंगे, थ्रू द वीडियो देखेंगे, बट पहले हम ये जो सेशन है हमारा खास तौर पर थ्योरेटिकल सेशन उसको हम देखते हैं। अब देखो, कल हमने कोहेरेंट सोर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे भाई इंटरफेरेंस ऑफ द इंटरफेरेंस। मतलब इसमें कंडीशन ही हमारा मेन गोल है डिराइव करना इंटरफेरेंस की। पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, तब जो इंटरफेरेंस होगा उससे इंटेंसिटी कैसी बनेगी उसको हमें मेनली डिस्कस करना है। चलो, तो भाई दो कोहेरेंट सोर्स कंसीडर कर लेते हैं। मान के चलो कि हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्स है। सोर्स का काम क्या है भाई, वेव को जनरेट करना। दिस इज द फर्स्ट कोहेरेंट सोर्स, दिस इज द सेकंड सोर्स, दोनों कोहेरेंट है। और सोर्स मतलब वो लाइट के सोर्स हो सकते हैं। पानी के ऊपर जब हम दो स्ट्रीक को ऐसे साइमल्टेनियसली एक ही साथ क्या करें भाई, टैप 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 ऐसे करें तो उसमें से जो वेव क्रिएट होंगे वो कैसे होंगे, सर्कुलर वेव। और ये सर्कुलर वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होंगे तब वहां एक पैटर्न देखने को मिलेगी वेव के सुपरपोजिशन की वजह से। We already discussed the superposition principle in standard 11। उसमें क्या होता है, जब दो वेव की वजह से मतलब दो वेव के एक्शन की वजह से एक ही पार्टिकल जब ऑसिलेट करेगा, मतलब एक पार्टिकल है, एक वेव यहाँ से आए, दूसरा वेव यहाँ से आए, और उस पार्टिकल का जब नेट डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उनका क्या करेंगे भाई हम, वेक्टर एडिशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। तो वेव के सुपरपोजिशन की वजह से जो इवेंट होगी वो मेनली हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो मान के चलो हमारे पास दो क्या है भाई, सोर्स है, ठीक है। एक सोर्स का नाम बोला S1, दूसरे सोर्स का नाम बोला S2। दोनों सोर्स है, उनका ये परपेंडिकुलर क्या बना, बाइसेक्टर। क्या है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ क्या है भाई, स्क्रीन है। क्या है भाई, स्क्रीन। और यहाँ हमने एक P पॉइंट इमेजिन कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक P पॉइंट इमेजिन कर लिया। S1 से एक वेव जनरेट हुआ, कहाँ पहुंचा भाई, P तक पहुंचा। S2 से एक वेव जनरेट हुआ, कहाँ पहुंचा भाई, P तक पहुंचा। अब जो वेव जनरेट होगा कुछ इस तरीके से होगा, क्लियर हुआ। तो एक ही टाइम पर दोनों वेव यहां पहुंचेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, S1P और S2P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा। अच्छा, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, मतलब पाथ डिफरेंस पता है क्या है भाई, ए वाला पाथ S1P है, दूसरा पाथ है S2P, दोनों का डिफरेंस निकालो, आंसर क्या आएगा, 0। तो यहां बोल सकते हैं लेट S1P is equal to S2P। That's why path difference कितना होगा, 0 होगा। पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा x से इंडिकेट कर देता हूं, दैट इज द 0। पाथ डिफरेंस कितना है भाई, 0। क्लियर हुआ ये बात का। ओके, एक और चीज ध्यान रखना कि भाई हम ये जो थियरी पढ़ने वाले हैं, डिटेलिंग करवाने वाला, बट स्टेटमेंट में नहीं लिखने वाला। और आपको रीजन पता है, हमारा गोल कौन से चैप्टर का है, पहले तो 1 to 9 का, और सीवी वालों का तो इसमें हो ही जाने वाला है, क्योंकि उनके लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं रहते, कांसेप्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो भाई हमने मान लिया भाई S1 और S2 सोर्स से दो वेव जनरेट हुए। दोनों कैसे सोर्स से जनरेट हो रहे, कोहेरेंट सोर्स से। कोहेरेंट सोर्स से जब वेव यहां पहुंचे तो S1P और S2P के बीच का पाथ डिफरेंस कितना मिला भाई हमें, 0 मिला। कितना मिला, 0। इफ फर्स्ट वेव मतलब सोर्स 1 से जो वेव जनरेट हुआ उसकी वजह से जो ऑसिलेशन होगा, क्या होगा भाई, ऑसिलेशन होगा। तो वो भाई देखो, वेव की वजह से पार्टिकल का तो क्या होता है, ऑसिलेशन ही होता है। तो एक ही लोकेशन पर जब भाई ये P का लोकेशन में x 0 मान लेता हूं, तो भाई हमारा वेव इक्वेशन क्या था, y a
a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो जस्ट ओमेगा टी लिखते हैं, क्यों भाई x की जरूरत ही नहीं है, तो ऑसिलेशन का इक्वेशन बना। तो वेव की वजह से पार्टिकल का क्या होगा, ओसिलेशन ही होगा। तो फर्स्ट सोर्स से जो वेव जनरेट हुआ उसकी वजह से जो पार्टिकल का ओसिलेशन होगा वो मान लेते हैं a sin ओमेगा टी है। क्या है भाई, a sin ओमेगा टी। a क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड। दूसरी चीज हम यहां मान के चल रहे हैं कि भाई दोनों जो वेव है, दोनों जो सोर्स है, उसकी वजह से जो वेव जनरेट होगा उनका एम्पलीट्यूड भी कैसा होगा, सेम होगा। भाई हमने उनको उनके बीच का फेज डिफरेंस भी कैसा है भाई, जीरो ही है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है। तो इनिशियल जो उनका फेज होगा वो भी कैसा है, सेम ही है, तो उसका भी हमें नहीं देखना है। दूसरा किसका नहीं देखना है, एम्पलीट्यूड का भी नहीं देखना है, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड भी कैसा है भाई, सेम ही है। तो भाई फर्स्ट सोर्स से जो वेव जनरेट हुआ दैट इज द y1, उसकी वजह से जो ऑसिलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो कितना होगा, a sin ओमेगा t। अब देखो दूसरे सोर्स से जो वेव जनरेट हुआ उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, sin ओमेगा t वही बनेगा। क्यों सेम बनेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस कैसा है, जीरो है। पाथ डिफरेंस जीरो है तो फेज डिफरेंस भी कैसा होगा, जीरो ही होगा, तो सेम इक्वेशन बनेगी। क्लियर हुआ। तो यहां बोल सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट, so net displacement at p according principle of superposition ओके, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यूज करें तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y is equal to y1 plus y2। y1 कितना है, ये sin ओमेगा t, y2 कितना है, ये sin ओमेगा t, दोनों का एडिशन करो आंसर क्या आएगा, 2a sin ओमेगा t, 2a sin ओमेगा t। क्लियर हुआ, समझ में आया। इफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, if intensity of any source is I नॉट। भाई कोई भी सोर्स की इंटेंसिटी कितनी इमेजिन कर रहे हैं, I नॉट। क्या इंटेंसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, सेम होगी। क्यों भाई, एम्पलीट्यूड सेम। याद करो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। याद आ रहा है, मैंने लिखवाया था आपको, ठीक है। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में यही चीज हमने डिस्कस की थी। याद ना आ रहा हो तो आप बोल सकते हो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर मिला था, याद आया। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के ऊपर एनर्जी डिपेंड कर रही थी। तो E और B वहां क्या था, एम्पलीट्यूड ही था। तो याद रखना कोई भी वेव की एनर्जी बोले तो वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। दैट्स व्हाई I नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, I नॉट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है। दैट्स व्हाई मैं जस्ट क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक का, ओके सुपर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी या तो इंटेंसिटी एट P पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी आएगी। इफ इंटेंसिटी एट P इज I, then I प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अच्छा, नेट एम्पलीट्यूड कितना है, P पॉइंट पर एम्पलीट्यूड कितना बना भाई, P पर तो दोनों वेव सुपरपोज हो रहे, एम्पलीट्यूड कितना बना, 2a बना। चेक करो, दिस इज द 2a। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 2a का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो I प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 4a स्क्वायर। इसको बोला 1 नंबर डाले, इसको बोला 2 नंबर डाले। मैं क्या कर रहा हूं भाई, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4a स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा, a स्क्वायर। a स्क्वायर कट, मतलब I इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4I नॉट। तो भाई इंटेंसिटी कैसी बनी, मैक्सिमम बनी। क्या बनी इंटेंसिटी, मैक्सिमम। और याद रखना जब भी इंटेंसिटी मैक्सिमम बनती है तो वहां कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब वहां ब्राइट मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। पर याद करो
हम खास तौर पर बात करें तो भाई एक ट्यूबलाइट है और ये दूसरी ट्यूबलाइट है, मतलब दो लाइट है। एक लाइट को ऑन करूं तो क्लासरूम में जितनी इंटेंसिटी मिलेगी, टू लाइट ऑन करने से इंटेंसिटी कैसे दिखती है, ट्वाइस दिखती है। बट यहाँ ट्वाइस नहीं दिखेगी, दो सोर्स की वजह से इंटेंसिटी हो जाएगी कितना टाइम, 4 टाइम। रियलिटी में ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये इंटेंसिटी जनरल जो पर्पस से कैसी बन रही है उससे भी ज्यादा बन रही है। ठीक है, तो याद रखना हियर इंटेंसिटी become maximum, so we can say at P constructive interference occurred. Constructive interference occurred. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्लियर हुआ भाई? देखो ये वाला टॉपिक है, वो हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैथमेटिकल पूरा है, इसको हम थ्रू द एनालिसिस कर रहे हैं ताकि सिंपलीफिकेशन तरीके से आपको कंडीशन मिल जाए, क्योंकि हमारा मेन गोल है कंडीशन फाइंड करना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, वो कंडीशन डिराइव करने का गोल है। तो मैथमेटिकल हमारा मैथ से वो बायो वाले के कांसेप्ट से ही बताया, बाकी आप रियलिटी में इसका मैथ्स पढ़ो तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स और डिटेलिंग होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो याद रखना वो उतना हमने मतलब थ्रू द एनालिसिस वाला ही मामला है। मान के चलो अब सोर्स हमने लिया S1, दूसरा सोर्स कौन सा लिया S2। S1 यहां पॉइंट P है, लास्ट टाइम कहा था भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था, इस बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है, कुछ अलग लोकेशन पर है P पॉइंट। देखो S2 से एक वेव जनरेट हुआ, कहां पहुंचा, P तक पहुंचा, तो वेव को जनरेट कर देते। S1 से वेव कहां पहुंचा भाई, P तक पहुंचा। S2 से वेव निकला, कहां पहुंचा भाई, P तक पहुंचा। क्लियर हुआ? तो भाई क्या इस बार S1P S2P होगा, हाँ या ना? S1P S2P होगा, चेक करो तो। क्या दोनों डिस्टेंस सेम लग रहे हैं क्या आपको? नहीं, अलग है इस बार तो सेम तो नहीं बोल सकते। तो क्या पाथ डिफरेंस 0 होगा? नहीं, इस बार पाथ डिफरेंस होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई S1P कितना है, 5 लैम्डा और S2P कितना है, 7 लैम्डा। लेट S1P is equal to 5 lambda and S2P is equal to 7 lambda. So path difference be S2P minus S1P is equal to 7 lambda minus 5 lambda is equal to क्या होगा, 2 lambda. This is our path difference. अब आप सोचोगे सर कहां से आया 5 lambda, कहां से आया 7 lambda, मन चाहे वहां से। मैंने बोला ना एनालिसिस वाली है टॉपिक, ठीक है। अब तो लोग ऐसा मुझे यार 5 lambda अच्छा नहीं लग रहा, मुझे 3 lambda लेना है, 3 lambda लेना। आपको यहाँ 7 आपका लकी नंबर नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई आपको यहाँ 12 lambda लेना है या तो 45 lambda लेना है, क्योंकि आपका फेवरेट रोहित शर्मा है, तो 45 lambda ले लो। बट हाँ इंटीजर लैम्बडा लेना, यहाँ भी इंटीजर लैम्बडा, यहाँ भी इंटीजर लैम्बडा, ताकि यहाँ डिफरेंस कैसा आना चाहिए, इंटीजर लैम्बडा आना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। तो उस तरीके से हमने अज्यूम किया कि पाथ डिफरेंस क्या बन रहा है भाई 5, यहाँ कितना बन रहा है 2 लैम्बडा बन रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा, पाथ डिफरेंस लैम्बडा हो, ध्यान देना, दिस इज द लैम्बडा। अगेन ये क्या बना, दूसरा लैम्बडा। ये वाला कितना है, लैम्बडा है, ये वाला भी कितना है, लैम्बडा है। अच्छा, यहाँ 0 हो तो यहाँ कौन सा फेज आएगा, कितना आएगा, 2 पाई आएगा भाई। 0 से स्टार्ट किया, 1 फेज खत्म हुआ 2 पाई, दूसरा फेज खत्म हुआ कितना हुआ 4 पाई। मतलब ईच लैम्बडा के हिसाब से फेज कितना होता है, 2 पाई होता है। तो जहां पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा होता है वहां फेज डिफरेंस कितना होगा, 4 लैम्बडा। तो यहां लिख सकते हैं सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा,
फेज डिफरेंस क्या होगा 4 पाई होगा। क्लियर हुआ? तो अब हम वेव के इक्वेशन लिख देते हैं। सो भाई जब फर्स्ट सोर्स से वेव निकला उसकी वजह से इफ ऑसिलेशन a sin ओमेगा t हो रहा है तो सेकेंड सोर्स से जो वेव निकलेगा उसकी वजह से जो ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा a sin ओमेगा t। अब मुझे एक चीज बताओ भाई कौन सा वेव पहले पहुंचेगा? S1 से जनरेट हुआ। S2 वाला थोड़ा सा फेज में कैसा होगा लेट होगा। कितना लेट होगा 4 पाई जितना। तो हमें फेज में ओमेगा टी के कंपेयर में कितना लेस फेज बनाना पड़ेगा -4 पाई। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके अब मैं यहाँ एक सर्कल बना देता हूँ। यहाँ कितना आता है 0 आता है। यहाँ कितना आता है π/2 आता है। यहाँ क्या आता है पाई आता है। अच्छा 2 पाई यहाँ आता है 3 पाई यहाँ आता है। तो ये तो आपको पता ही है। मतलब सारे इवन नंबर ऑफ दी पाई यहाँ आएंगे सारे ओड नंबर ऑफ दी पाई यहाँ आएंगे सारे पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो ओड इवन नंबर ऑफ दी पाई यहाँ आएंगे सारे ओड नंबर पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो पाई कहाँ आएंगे यहाँ आएंगे। समझ में आया ना? बोलो क्लियर? ओके अब देखो यहाँ क्या है -4 पाई है। -4 पाई कहाँ आएगा यहाँ आएगा -4 पाई ए वाले लोकेशन पे आएगा। ठीक है तो उसमें ओमेगा टी कैसा है पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें कौन पॉजिटिव है ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव। और हमें पता है π/2 पे फंक्शन चेंज पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता था। साइन का क्या रहेगा साइन ही रहेगा। ओमेगा टी लिख दो एम्पलीट्यूड ए है आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर हुआ? सो नेट डिस्प्लेसमेंट एट P कितना होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 क्योंकि सुपरपोजिशन यूज कर रहे हैं। y1 हमारे पास है कितना है a sin ओमेगा t। अच्छा y2 कितना है a sin ओमेगा t। आंसर क्या आया 2a sin ओमेगा t ओमेगा t। सो इंटेंसिटी एट P सो या तो इफ intensity at P is I इंटेंसिटी कितनी इमेजिन करें I then क्या लिख सकते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अच्छा इस बार एम्पलीट्यूड कितना आया 2a। हार्मोनिक फंक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है दैट्स बी अवर एम्पलीट्यूड। ठीक है तो ये क्या बना 2a उसका क्या चिपका दिया स्क्वायर। सो I प्रोपोर्शनल टू क्या बना 4a स्क्वायर। क्लियर हुआ? ओके इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 3। 1 तो था तो यहाँ आया क्या कर रहे 3 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या बना I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर स्वाहा। तो हमारा क्या बना I इज इक्वल टू 4I नॉट। इंटेंसिटी कैसी बनी मैक्सिमम। और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम बनती है तो क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर intensity become maximum so constructive interference occurred at P। क्लियर हुआ? अच्छा थोड़ा सा चेंज करो। मान के चलो मैंने यहाँ 4 लैम्डा लिया होता तो पाथ डिफरेंस कितना आता 3 लैम्डा आता। सुपर। फेज डिफरेंस 6 पाई क्योंकि लैम्डा को इक्विवेलेंट 2 पाई 6 लैम्डा की जगह 2 पाई लिखा और जो 3 था 3 2 हो गया 6 पाई। अच्छा तो यहाँ क्या लिखना पड़ता 6 पाई तो भी यहाँ आता तभी यही बनता तो यही रिजल्ट आ रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इफ मैं यहाँ लैम्डा ले रहा हूँ 2 लैम्डा ले रहा हूँ 3 लैम्डा ले रहा हूँ 4 लैम्डा ले रहा हूँ 5 लैम्डा या तो कोई इंटीजर नंबर ऑफ दी लैम्डा ले लो तब भी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। तो जहां जहां पाथ डिफरेंस इंटीजर नंबर ऑफ दी लैम्डा हो रहा है या तो इंटीजर नंबर ऑफ दी 2 पाई फेज डिफरेंस क्योंकि लैम्डा को इक्विवेलेंट 2 पाई है तो इंटीजर तो वही रहा तो इंटीजर नंबर ऑफ दी 2 पाई है तो वहां कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दिस इज कंडीशन। अब डिस्ट्रक्टिव की एक लास्ट कंडीशन और हमारा काम हो जाएगा। भाई लास्ट में इसका फोटो ही क्लिक करेंगे मुझे पता है
बाद में गाना गाना पड़ेगा, दगाबाज रे दगाबाज रे। चलो भाई क्लियर हुआ याद? अब देखो चेंज कर रहे हैं, फिर से डायग्राम नया बना देते हैं, नया वाला डायग्राम। दिस इज द सोर्स S1, ये वाला सोर्स है S2, S1 से एक वेव निकला, S2 से वेव निकला, कहां पहुंचा? P पे पहुंचा। भाई खुशल, एक वेव यहां निकल रहा है, देखो गया, दूसरा वेव यहां से निकला और गया, ठीक है। इस बार हम मान के चलो इसको मैं बोल रहा हूं 2.25 लैम्डा और ये वाला है 7.75 लैम्डा। भाई अपने हिसाब से अपनी मर्जी से एक जगह पे 25 एक जगह पे 75 ले लो, ठीक है। डिफरेंस आना चाहिए भाई 0.5 लैम्डा वाला, मतलब 0.5 बोल रहा हूं तो आगे कुछ होगा इंटीजर पर, 7.5 लैम्डा, 9.5 लैम्डा, और यहाँ होगा 7 में से 2 गया तो कितना बचा भाई? 5.5 लैम्डा आएगा। इमेजिन करना है ऐसा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे लास्ट में स्टेटमेंट लिखा था लेट गए ना यहाँ, यस, लेट S1P इज इक्वल टू क्या है भाई? 2.25 लैम्डा, एंड S2P क्या है? S2P क्या है? 7.75 lambda. So path difference B S2P minus S1P is equal to 7.75 lambda minus 2.25 lambda. Okay, डेल्टा x 7 minus 2 मतलब 5.5 ले मादा, ओके। तो लैम्बडा आ गया भाई, इतना पाथ डिफरेंस मिला, पाथ डिफरेंस इतना मिला। सो फेज डिफरेंस कितना होगा बोलो? फेज डिफरेंस कितना होगा? सोचो 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 सोचो, क्या पेड़ है? 5.5 लैम्बडा, लैम्बडा कितना होता है भाई? 2 पाई होता है। अच्छा 5.5 into 2 11, तो 11 पाई, इतना क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस। क्लियर हुआ याद इसका? ओके। अब देखो, सो भाई अभी सोर्स की बात कर लेते। S1 सोर्स से एक वेव निकला, मान लेते वो क्या है भाई? y1 is equal to a sin omega t है। क्या है भाई? y1 is equal to a sin omega t है। तो सेकंड सोर्स S2 से जो वेव निकला उसको, उसकी वजह से जो ऑसिलेशन होगा y2 is equal to क्या बनेगा? a sin omega t। अच्छा फेज में आगे होगा या पीछे भाई? सेकंड सोर्स से निकला वेव फेज में आगे होगा या पीछे भाई? पीछे, क्योंकि लेट आ रहा है। जैसे लेट पहुंचा तो कितना लेट पहुंचा? तो -2 पाई जितना लेट पहुंचा है तो उसका फेज हटा देते हैं माइनस, अच्छा 2 पाई नहीं 11 पाई, तो -11 पाई। अच्छा अब देखो फिर से वोल्टेज का रूल, यहां आया। अच्छा अब देखो, अभी हमने बोला ना भाई सारे इवन नंबर ऑफ दी पाई, इवन नंबर ऑफ पाई यहां आएंगे, ऑड ऑड सारे पाई यहां आएंगे। अब ऑड पाई यहां आए और ओमेगा टी आगे गए, आगे बढ़ा तो कौन सा क्वाड्रेंट भाई? भाई हमारा 11 पाई -11 पाई है ना, -11 पाई यहां आएगा। आगे बढ़े मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ कौन है भाई? साइन। तो भाई फंक्शन चेंज नहीं होता। दूसरी चीज तो a sin ओमेगा t लिख दो, और आएगा कैसा? नेगेटिव आएगा, तो हमने चिपका दिया माइनस। सो नेट डिस्प्लेसमेंट एट p क्या होगा? y is equal to y1 plus y2। y1 कितना है? a sin ओमेगा t है। अच्छा y2 कितना है? माइनस a sin ओमेगा t है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? 0। सो इंटेंसिटी एट p become 0
जीरो इंटेंसिटी दैट इज द मिनिमम, ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम बनी तो यहां बोल सकते हैं सो एट P डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occurred. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब भाई समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान के चलो मैंने यहां ऐसा मतलब पाथ डिफरेंस जो 11 पाई आया, सॉरी 5.5 लैम्डा आया, उसकी जगह 7.5 लैम्डा होता तो यहां तो 15 बन जाता है, फिर भी यही आता। अच्छा मान के चलो यहां 9 लैम्डा होता तो ये वाला हो जाएगा फ्रिक्शन वाला। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो सारा खेल उसके ऊपर। तो अब हम कंडीशन लिखेंगे, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, वीडियो में ले ले स्क्रीनशॉट। तो चलो वहां को जाओ। हेलो गाइस, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके चलो ये આપણે યુગનો વાત છે। હજુ કન્ડિશન બાકી છે અને હજુ લેપટોપમાં ચાર્જિંગ બી બાકી છે। क्या हुआ भाई, ये तो भाई होशियार છે, ये फिजिकल केमिस्ट्री ભણે છે। अब मैं क्या कही फिजिकल तो भी એમાં ફિઝિક્સ તો આવ્યું ને, અમુક લોકો આમ ફિઝિકલ થતા હોય, આમ ફિઝિકલ થાય છે। બેગની ચેન બંધ कर। चलो अब देखो, तो यहां से हमें पता चला इफ पाथ डिफरेंस, भाई पहले 0 भी आया था, चेक करो, बाद में क्या आया था, लेमादा भी आई थी, 2 लेमादा भी आई थी। तो ऐसे इंटीजर लेमादा आई, जब तक इंटीजर एंड लैम्बडा, ठीक है। तो भाई क्या मिला था हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला था। और फेज डिफरेंस के टर्म में लिखे भाई, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो भाई, 0 का 0, लैम्बडा का क्या आएगा भाई, 2 पाई आएगा, 2 लैम्बडा का क्या आएगा, 4 पाई आएगा। तो वैसे n लैम्बडा का क्या आएगा, 2n पाई आएगा। तो फेज डिफरेंस जब भी 2n पाई होगा तब भी आपको कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब when two waves superpose, if phase difference between them is 2n pi or path difference between them is lambda, then constructive interference occurred। constructive interference occurred and intensity कैसी बनेगी, मैक्सिमम बनेगी, इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम। क्लियर हुआ? देखो भाई हमने यहाँ एम्पलीट्यूड सेम लिया था, दैट्स व्हाई 4 टाइम इंटेंसिटी हुई थी। इफ एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सर्टेन वैल्यू होती है बट मैक्सिमम होती है। और जब हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो इफ पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, पहले कौन सा मिला था, 0.5 लैम्बडा मतलब लैम्बडा बाई 2, देन क्या मिला था 1.5 लैम्बडा मतलब 3 लैम्बडा बाई 2। तो ऐसे कहां तक जाएगा भाई हम, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2, ये वाला होगा पाथ डिफरेंस। या तो फेज डिफरेंस की बात करें, और फेज डिफरेंस लैम्बडा की जगह क्या आएगा, 2 पाई 2 कट मतलब पाई से स्टार्ट हुआ, 2 पाई पुट किया 2 कट तो 3 पाई आया, देन क्या आएगा अप टू कहां तक आएगा 2n प्लस 1 पाई। इतना फेज डिफरेंस हो तो जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
एंड इंटेंसिटी कैसी बनेगी, बिकम मिनिमम। भाई देखो हमने जनरलाइज सॉल्यूशन अभी और जा रहे इसलिए बात कर रहा हूं मिनिमम। एक दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो कैसी बनेगी, जीरो। दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो इंटेंसिटी कैसी बनती है, जीरो, अदरवाइज कैसी बनेगी। क्लियर हुआ यहां तक का? तो ये था हमारा कंडीशन, इसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस की कंडीशन, मतलब डेल्टा x, और इसको हम बोलेंगे फेज डिफरेंस की कंडीशन, बोले तो फाई। सिमिलरली ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन बनी डेल्टा x, ये वाला बना फेज डिफरेंस का कंडीशन जिसको हम बोलेंगे फाई। क्लियर हुआ यहां तक का? समझ में आ रहा है? मान के चलो दो वेव सुपरपोज हो रहे रैंडम से। अभी तो हमने फेज डिफरेंस क्या लिया था, कहीं 2 पाई लिया था, कहीं पाई लिया था, और मान के चलो कहीं फेज डिफरेंस रैंडम सा पाई है, जो लोकेशन पर दोनों वेव क्या हो रहे, सुपरपोज हो रहे। मान के चलो हमारे पास एक पहला सोर्स है S1 और दूसरा वेव है, दूसरा सोर्स है S2, कोहेरेंट सोर्स है, और उसमें से वेव जनरेट हुए और यहां पहुंचे। क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट P। तो कंसीडर कर लेते, लेट फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 5। फेज डिफरेंस कितना मान लिया पहले से ही हमने, 5। तो ऐसे केस में जो फर्स्ट वेव होगा, फर्स्ट सोर्स से जो वेव निकला उसकी वजह से जो ऑसिलेशन होगा वो कितना होगा, a sin ओमेगा t मान के चलो। तो दूसरे सोर्स से जो वेव जनरेट हुआ उसकी वजह से जो फेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, a sin ओमेगा t -5। जब ये दोनों वेव सुपरपोज करेंगे, क्या करेंगे भाई, सुपरपोज फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या लिख सकते हैं भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की जगह क्या आएगा, a sin ओमेगा t, और y2 की जगह क्या आएगा, a sin ओमेगा t प्लस -5। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, ये कॉमन निकाले तो नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्या बनेगा, a sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t प्लस 5। अच्छा -5, मैं कब से प्लस गलती से बोल देता हूं क्योंकि बुक में शायद प्लस हुआ जो भी है। अच्छा, s प्लस s क्या होता है, 2cs, 2sc, बट मैंने माइनस वाला पहले बोल दिया, ऐसा समझ लो, ठीक है, 2sc। चलो, तो आप जो फॉर्मूला लगाते हो मैथ्स वालों को पता है, बायो वालों को नहीं पता, इसलिए उनके लिए लिख रहा हूं। तो जैसे आपको कहीं ऐसा दिखे भाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो आपको क्या यूज करना है, 2sc, मतलब 2 साइन क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साथ में क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई, यही बनेगा। ओके, तो उसका यूज कर रहा हूं यहाँ, उसमें क्या है, क्या होगा भाई, y इज इक्वल टू a का a, अंदर का जो ब्रैकेट है उसके लिए बात करें तो क्या बनेगा, 2 साइन, अच्छा पहला एंगल कौन सा है वहां, ओमेगा t, दूसरा एंगल क्या है, ओमेगा t प्लस क्या है, 5, अच्छा -5। -5 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 इनटू cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है, ओमेगा t है, माइनस क्या होगा, ओमेगा t माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2, खत्म। अच्छा, अब देखो भाई,
2a साथ में ले रहा हूं, यहां ओमेगा टी मतलब हार्मोनिक चीजें खत्म हो जाएगी, तो बचेगा कौन, जस्ट 5/2, तो उसको पीछे पहले लिख रहा हूं cos 5/2। अब जो बचा है वो ये वाला हार्मोनिक फंक्शन, क्या बनेगा, sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 करे तो क्या बचेगा, ओमेगा टी, और इंडिपेंडेंटली डिवाइड किया था, दैट्स व्हाई यहां बनेगा 5/2। क्लियर हुआ? तो ये क्या है, हार्मोनिक पार्ट है। तो कोएफिशिएंट ऑफ द हार्मोनिक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्पलीट्यूड, तो ये क्या बना, एम्पलीट्यूड। क्लियर हुआ यहां तक का? तो भाई ध्यान रखना, इफ इंटेंसिटी ऑफ सोर्स is I naught, then क्या लिख सकते हैं, तो भाई अभी हमने देखा था कि भाई I naught प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि भाई देखो सोर्स का एम्पलीट्यूड तो a ही है, ठीक है। बट इंटेंसिटी एट P, इंटेंसिटी एट P कितना होगा भाई, इज I, देन भाई देखो इंटेंसिटी हमने P के ऊपर कितनी कंसीडर की, I, तो I प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अच्छा एम्पलीट्यूड कितना इस बार, 2a cos 5/2, और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अल्टीमेटली भाई देखो, इसको बोला हमने 1 नंबर, इसको बोला 2 नंबर, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं, क्या बनेगा आंसर, I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, और साथ में क्या आएगा, अच्छा यहाँ भी स्क्वायर आएगा, डिवीजन में कौन आएगा, a स्क्वायर स्वाहा। तो मैं अल्टीमेटली इंटेंसिटी क्या मिला, I इज इक्वल टू 4I नॉट cos स्क्वायर 5/2, ये वाला इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हुआ? अब इसमें आप पाई की जगह फेज डिफरेंस पुट कर दो, जो हमने कंडीशन लिखी है उसके पता चल जाएगा। भाई देखो 2n पाई रखा, 2 कट n पाई cos n पाई कितना होता है, +1 या तो -1, बट उसका स्क्वायर होगा पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी आ गई 4 टाइम मैक्सिमम। मान के चलो मैं यहाँ पाई रख रहा हूँ कितना भाई, 2n + 1 पाई 2, तो 2n + 1 ऑलवेज ऑड नंबर आने वाला है, π/2, और cos π/2 की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, ठीक है। तो 0 होगी तो इंटेंसिटी बन गई 0। क्लियर हुआ? बट जब कोहेरेंट सोर्स है तब, जब कैसे सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स, तो यहां से हमारा एक दूसरा टॉपिक हो गया था स्टार्ट, ये वाले लोकेशंस बुक में कंटिन्यूस में है, आपको पूछ सकते हैं भाई इफ two coherent sources have some phase difference phi, then find the relation of intensity between them, तो ये वाला आपको सॉल्व करना होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का? ओके, अब देखो थोड़ा सा, इफ, तो ये कोहेरेंट सोर्स के लिए था, इफ सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, सोर्सेज कैसे होते हैं, इनकोहेरेंट होते हैं। मैं यहां हेडिंग दे देता हूं, फाइंड रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी फॉर वेव generated from waves generated from coherent sources if they have some phase difference, यही નથી કીધું 5, ओके, फेज डिफरेंस कितना होगा 5 क्या, बट जो सोर्सेज क्या होते हैं, इनकोहेरेंट होते हैं। अच्छा कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन क्या थी, कल बताई थी,
फेज डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, मतलब टाइम के डिपेंडेंट ना हो। अच्छा, यहाँ इनकोहेरेंट सोर्सेज होगा तो फाई कैसा होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा। देन फेज डिफरेंस इज टाइम डिपेंडेंट। इफ टाइम डिपेंडेंट होगा देन इंटेंसिटी हमें कैसे निकालनी पड़ेगी, एवरेज निकालनी पड़ेगी। दैट मीन क्या करना पड़ेगा, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। बट 5 इज द टाइम डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई मैं इसे टाइम लिख देता हूं पीछे। टी शो कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, 4I0 कांस्टेंट तो उसको बाहर भेज दिया। कोई भी टाइम डिपेंडेंट हार्मोनिक फंक्शन इफ उसकी पावर 2 हो तो उसका 1 पीरियड के ऊपर एवरेज होता है 1/2। याद आया? तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/2, 2 कट तो क्या बना 2I0। दैट्स व्हाई एवरेज इंटेंसिटी आती है 2I0। इसीलिए जब हम ट्यूबलाइट 1 ऑन करते हैं तो इंटेंसिटी I मिलती है, 2 ऑन करने से 2 टाइम मिलती है, 3 ऑन करने से 3 टाइम मिलती है। उसका रीजन यही है क्योंकि ये लाइट है ना, इनकोहेरेंट सोर्स है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो जो इंटेंसिटी रिलेशन थे वो हमारे होते हैं खत्म। अब हम क्लिक कर लेते हैं 40। हाँ कीजिएगा। अब देखना, हमने यहाँ जो सुपरपोजिशन के थ्रू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये जो सारी चीजें मिली। अब कंडीशन की ओर थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे। ये हमने जो सारी चीजें की थी वो वाटर वेव के लिए थी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। टप 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 हाँ, इसका भी टप टप होता है। तो उसके लिए ही हमने ये चीजें देखी। तो जो कंडीशन वाटर वेव के लिए मिली थी सेम कंडीशन आपको लाइट के लिए भी मिल सकती है। तो मान के चलो कि भाई मैं यहाँ एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ, या तो 2 सोर्सेज पहले तो ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज द सोर्स S1 और ये वाला सोर्स कौन सा है, S2। उसके ऊपर 2 पॉइंट सोर्स ले लेते हैं। दिस इज द S1 और ये वाला कौन सा सोर्स है, S2। अब इसमें से जो वेव क्रिएट होंगे उस वेव को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। रेफरेंस के लिए ना मैं बहुत सारी पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें वेवलेंथ में दिक्कत ना आए। सेम डिस्टेंस पर ऑलमोस्ट ले रहे हैं। अब देखो 2 सोर्सेज है, उसमें से हमें क्रिएट करने हैं बाई वाटर के ऊपर जो वेव क्रिएट होंगे उसका शेप कैसा होगा, सर्कुलर। तो इसमें से देखो भाई सर्कुलर वेव क्रिएट हुआ। तो इसमें दिक्कत क्या है, सोर्स बहुत दूर है, थोड़ा सा पास ला देंगे। ओ भाई दिस इज द सोर्स S2। ओके भाई, इसमें से भी क्या हुआ, एक ही साथ वेव क्रिएट हो रहे, तो इसमें से भी सर्कुलर वेव क्रिएट हुआ। अब देखो इसमें से भी एक सर्कुलर वेव पहले क्रिएट हो चुका था, लार्ज रेडियस होगी, इसकी भी कैसी रेडियस होगी, लार्ज। इसमें से भी वेव क्रिएट हुआ। तो वैसे मैं क्या कर रहा हूं, वेव ड्रॉ कर देता हूं। गाड़ी नहीं चलावी आयुष ने गाड़ी चलावવાનું अभी कुछ समझ में नहीं आएगा ज्यादा। डिजाइन अब
अब डिजाइन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। भाई याद रखवाना 1 खत्म हुआ है, 2 2 3 और कहाँ गया भाई? चलेगा अभी चलेगा, बाद में दिखेगा नहीं कुछ। अब देखो येलो कलर दैट इज द ट्राफ और व्हाइट कलर दैट इज द क्रेस्ट। एक को ट्राफ एक को क्रेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। जहां दो ट्राफ और जहां दो क्रेस्ट सुपरपोज होंगे वहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ नीचे ले जाते हैं या तो दोनों एक ही साथ ऊपर ले जाते हैं। तो दो ट्राफ और या तो दो क्रेस्ट मतलब दो येलो या तो दो व्हाइट जहां सुपरपोज होंगे वहां एम्पलीट्यूड कैसा बनेगा? मैक्सिमम। तो भाई अब देखना, यहां देखो दो व्हाइट मर्ज कर रहे हैं, दो येलो दो व्हाइट दो येलो दो व्हाइट दो व्हाइट। क्लियर हुआ? अब देखो यहां ध्यान देना, अगेन दो येलो दो व्हाइट दो येलो दो व्हाइट टू येलो टू व्हाइट टू व्हाइट 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 व्हाइट, क्योंकि सर्कल कम किए थे ना येलो के इसलिए। अब देखो यहां देखो टू व्हाइट टू येलो टू व्हाइट येलो व्हाइट टू येलो सुपरपोज हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके। ले सर्कल આવું લંબુ થાય છે આજકાલ, ખબર પડી? ઓ ભાઈ આશો તો उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वैसे इसकी भी जरूरत नहीं, चलेगा बट। अब देखो जहां जहां क्या मर्ज हो रहे, एक ट्राफ और एक क्रेस्ट मतलब व्हाइट और येलो लाइन। तो देखो यहाँ व्हाइट और येलो लाइन मर्ज हुई, व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो और व्हाइट येलो मर्ज हुई। सिमिलरली व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो और व्हाइट येलो मर्ज हुई। अभी ऊपर जाए भी देखो व्हाइट येलो व्हाइट येलो व्हाइट येलो नहीं, हेलो हेलो मत करना। तो भाई यहां आपको सोर्स के बीच में से देखो ये ब्लू कलर के स्पॉट, यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और इसके बीच में ए वाले केस में आपको यहां क्या मिला? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो ऐसी पैटर्न कंप्लीटली आपको दिखेगी, सेम पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब जब आप देखोगे, अब देखो ए वाला है ना जो हमने ब्राइट स्पॉट देखा था, डिफ्रैक्शन के साथ कंपेयर करें तो ठीक है, यहाँ मतलब सब ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी सेम ही है। तो यहाँ आपको जो मिलेगा ना वो कौन सा होगा? भाई गणेश भाई यहाँ चल रहा है तो तू किसी के ख्वाबों में वहां मत दे, मतलब तू ये ना जोतो तो ने तू तारा बापा ऊपर जाने वो फोटो आक्षेप नहीं मिलता। चलो तो यहाँ देखो ये 0 नंबर की ब्राइट फ्रिंज बनी। ये भाई देखो 0 ब्राइट के बाद डार्क मिला, दिस इज द फर्स्ट डार्क और ये बॉटम साइड का फर्स्ट डार्क। ये देखो अगेन क्या मिला? 0 नंबर का ब्राइट, ये क्या बना? फर्स्ट ब्राइट, ये बना फर्स्ट ब्राइट, ये क्या बना? सेकंड डार्क सेकंड डार्क।
इसके बाद आपको कौन सा मिलेगा डार्क, कौन सा डार्क मिलेगा, सेकंड डार्क मिलेगा, नीचे भी सेकंड डार्क। तो इस हिसाब से हमें पैटर्न दिखेगी, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, और यहाँ होगा सेंट्रल ब्राइट। क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न, जब बॉटम के ऊपर हम देखेंगे तो ऐसे। क्लियर हुआ यहाँ तक का? समझ में आया? ओके। अब देखो ये वाला हमने पैटर्न में एंगल बहुत लार्ज शो किया है। क्यों भाई? क्योंकि हमारा जो ये विड्थ है ना, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस कैसा है भाई? ज्यादा है। मान के चलो सोर्स के बीच का डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता तो आपका ये जो एंगल है बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज जो अभी लार्ज है वो कैसा हो जाता? टू स्मॉल हो जाता। तो लाइट के लिए जब हम इंटरफेरेंस देखेंगे तो दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस टू स्मॉल होगा। दूसरी चीज, सोर्स से जहां फ्रिंज फाइंड करने वाले हैं उसका डिस्टेंस भी कैसा होगा? स्क्रीन का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ज्यादा होने की वजह से आपको एंगल टू स्मॉल मिलेंगे। एंगल कैसे दिखेंगे? टू स्मॉल। क्लियर हुआ? तो थोड़ी सी चीज याद रखना, अभी हमें यहाँ कर्व पैटर्न दिख रही है पूरी, वहां में पैटर्न कैसे दिखेगी? लिनियर दिखेगी। कैसे दिखेगी? लिनियर। हाँ, कर्व पैटर्न की वजह से अब देखो, मान के चलो यहाँ ही मैं एक लिनियर पैटर्न शो करना ट्राई करूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, लिनियर। अब देखो यहाँ जहां ऐसे आगे इसको मूव करो तो यहाँ आपको डार्क पैटर्न मिलेगी, मतलब दिस इज द पूरी ब्राइट बनेगी। अब देखो यहाँ फिर से क्या बन रही है? ब्राइट बन रही है। तो मुझे यहाँ ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी पड़ेगी। यहाँ क्या बनेगी? डार्क बनेगी। तो यहाँ तक जाएगा ब्राइट। अब देखो तो कुछ ऐसी पैटर्न मिलेगी, सेम ऐसी पैटर्न मिलेगी। तो चेक करो यहाँ पैटर्न की विड्थ कैसी लग रही है? कम। यहाँ पैटर्न की ब्राइट पैटर्न की विड्थ कैसी लग रही है? ज्यादा। तो जैसे जैसे आउटर जाएंगे वैसे विड्थ कैसी दिखेगी? ज्यादा दिखेगी। बट जब हमारा एक कर्व पैटर्न बन रहा है तब मैंने यहाँ मतलब लिनियर पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। मान के चलो यही स्क्रीन को मैंने सर्कुलर बनाया होता तो हर एक पैटर्न सेम मिलती, तो हर एक की विड्थ कैसी मिलती? सेम मिलती। इसलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। आगे पेज टर्न करो थोड़ा सा। यस। तो जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक होगी ना आज तक, उनकी बुक में ऐसे दो डायग्राम दिए हैं। दिस इज द इंटरफेरेंस के डायग्राम, दिस इज द लिनियर पैटर्न। ये भी लिनियर है बट जो डिस्टेंस वाला मामला है ना, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है देखो, तो आउटर जाओगे ना तो आपको विड्थ ज्यादा दिख रही है, और वो ज्यादा दिखने का रीजन आप समझ पाओगे यहां से। क्लियर हुआ? तो भाई हमें तो यही पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, मतलब लीनियर पैटर्न जिसमें विड्थ कैसी होगी? सेम होगी। इंटेंसिटी कैसी होगी? हर एक जगह पे सेम होगी। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक का? किसी को दिक्कत है? नहीं? ओके।